हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे, उनके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जीन पियाजे की बात करते हैं। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कुछ सिद्धांत दिया है जिनमें सबसे फेमस सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आज हम इस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जितनी भी अवस्थाएं हैं सभी अवस्थाओं को एक एक करके देखेंगे, कुछ चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे जिससे आपका सभी डाउट क्लियर होगा। बस आप वीडियो पूरा देखिएगा। एक एक टॉपिक आज का इम्पोर्टेंट है। आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे हमारा सीटेट हो, या टीचिंग से कोई भी रिलेटेड एग्जाम हो, इससे जिन प्यारे से प्रश्न बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सीटेट या कोई भी एग्जाम के लिए। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलिए। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं जीन पियाजे का। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक निवासी थे, यानी जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक दोस्तों उसे कहा जाता है जो मानव के मन और व्यवहार का अध्ययन करता है, उसे मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, जीन पियाजे ने बहुत अधिक सिद्धांत दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस वह प्रसिद्ध संज्ञानात्मक विकास से हुए हैं, जो इस बात पे ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। जो संज्ञानात्मक विकास है वह ध्यान देता है कि बच्चे कैसे कैसे उम्र बढ़ता है और अपना बौद्धिक विकास होता है। पियाजे के सिद्धांत से पहले बच्चों को अक्सर केवल मिनी वयस्कों के रूप में सोचा जाता था। यानी पियाजे जब नहीं थे, उनके सिद्धांत नहीं था, तब बच्चों को एक मिनी वयस्क यानी कि छोटा आदमी के रूप में देखा जाता था। लोग सोचते थे जैसे हम सोचते हैं वैसे ही बच्चे सोचते हैं, यानी का उम्र का कोई डिफरेंट नहीं था। नेक्स्ट हमारा, इसके बजाय पियाजे ने सुझाव दिया कि जिस तरह बच्चे सोचते हैं वह उस तरह से अलग है जिस तरह वयस्क सोचते हैं। पियाजे के सिद्धांत में बताया गया कि बच्चे और वयस्क की सोच में डिफरेंट होता है, वह अलग अलग सोचते हैं। अब आइए दोस्तों, जीन पियाजे का चित्र भी देख सकते हैं, कितना खूबसूरत तस्वीर है। आइए इनके बारे में और पढ़ते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक यानी कि मानसिक विकास, दोस्तों इसे मानसिक विकास भी कहते हैं, मानसिक विकास पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसलिए जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता था। दोस्तों इन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया था संज्ञानात्मक विकास पे, इसलिए इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता था। यानी संज्ञानात्मक विकास को ही विकासात्मक विकास भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों जो विकासात्मक अध्ययन है इसके अंतर्गत बच्चों के गर्भ से लेके जब तक वो बूढ़े हो जाते हैं तब तक उनके विकास का अध्ययन किया जाता है कि उनके किस अवस्था में, किस एज में कितना विकास हुआ है। इन सभी बातों का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। देखिए दोस्तों, विकास प्रारंभ होता है। देखिए बच्चों का विकास माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। माँ के गर्भ से ही बच्चे विकास करने लगते हैं, इसलिए दिया गया विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। संज्ञान विकास, आइए इसके बारे में जानते हैं। शैशव अवस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। जो संज्ञान होता है हमारा विकास, मानसिक विकास, वह शैशव अवस्था जो बच्चे जन्म होते हैं उसके बाद से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत जब तक जीवन चलते रहता है तब तक बच्चे का विकास होते रहता है। संज्ञान का मतलब दोस्तों मानसिक विकास होता है। मानसिक होता है हमारा सोचना समझना, आप ऐसे भी समझते हैं। संज्ञान का मतलब दोस्तों यहाँ लिख देते हैं, आप ध्यान दीजिए। संज्ञान का मतलब होता है सोचना, समझना। यानी कि हमारा सोचना समझना कब से विकास होता है, तो बच्चे के जन्म के बाद शैशव अवस्था। देखिए दोस्तों, गर्भ अवस्था जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उसे गर्भ अवस्था बोलते हैं। जब बच्चे पैदा हो जाता है तो वो शैशव अवस्था होता है, जो जन्म से 2 वर्ष का होता है। तब से बच्चे का सोचना समझना प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत यानी जब तक जीवन है तब तक चलते रहता है। आप जानते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों बताया भी है, जीन पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और जीन पियाजे सबसे ज्यादा बल देते हैं बाल केंद्रित पे। देखिए दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा पे बल देते हैं, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा कहा जाता है
बाल केंद्रित शिक्षा दोस्तों उसे कहा जाता है जिसमें बालक केंद्र हो, यानी कि बालक मुख्य भूमिका हो। जब स्कूल में बाल केंद्रित शिक्षा दिया जाता है तो बालकों के अंतर्गत पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या बनाया जाता है, जिसमें बालक केंद्र होता है। बालक जितना एज होता है उसके हिसाब से पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या बनाया जाता है। बालक ही हमारा मुख्य भूमिका होता है। उसमें शिक्षक जो बालक को जिस मन बालक जहाँ तक समझ सकता है शिक्षक वहीं तक समझता है। पहले शिक्षा था हमारा शिक्षक केंद्र, जिसमें शिक्षक हमारा मुख्य होता था, उसे जो चाहता था वो पढ़ाता था। लेकिन अब बाल केंद्रित था, बालकों को एज के उम्र के साथ साथ उन्हें शिक्षा दिया जाता है। बालक जितना तेज होते हैं उनके अंतर्गत उनको शिक्षा दिया जाता है। आज का शिक्षा हमारा बाल केंद्रित शिक्षा होता है। एक नंबर में कभी कभी सीटेट में पूछ लेता है, तब ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों अब संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के बारे में जानते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के को 4 अवस्था है, यानी कि जीन पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास दिए हैं उनके 4 अवस्था है। ये चारों अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर से पूछे जाते हैं। तो आप चारों अवस्था को एक एक करके अच्छे से समझिएगा और सभी टॉपिक को हम ध्यान से पढ़ते जाएंगे, आप नोट भी करते जाइए। सबसे फर्स्ट हमारा होता है, 4 अवस्थाएं होती हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का। सबसे फर्स्ट अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर है, जो जन्म से 2 वर्ष होता है। नेक्स्ट हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल एज 2 से 7 वर्ष। नेक्स्ट हमारा दोस्तों थर्ड ये होगा, बाय मिस्टेक लिखा गया है। थर्ड होगा हमारा मूर्त संक्रियात्मक, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशन कहा जाता है। फोर्थ होगा अमूर्त संक्रियात्मक, जिसे फॉर्मल ऑपरेशन कहा जाता है। तो ये दोस्तों 4 होगा, ये दोस्तों 4 होगा, ये थर्ड होगा हमारा। फर्स्ट हमारा होगा संज्ञानात्मक विकास का अवस्था संवेदी पेशी अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर कहा जाता है, जो जन्म से 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट हमारा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल एज, जो 2 से 7 वर्ष का होता है। नेक्स्ट हमारा होगा मूर्त। थर्ड नंबर दोस्तों ये होगा, ध्यान रखिएगा, बाय मिस्टेक लिखा गया है लेकिन आप गलती मत कीजिएगा। थर्ड नंबर होगा हमारा मूर्त संक्रियात्मक, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज, जो 7 से 11 वर्ष का होता है। फोर्थ नंबर का अवस्था होगा अमूर्त संक्रियात्मक एज, जिसे फॉर्मल ऑपरेशन एज कहा जाता है, जो 11 से 15 वर्ष कहा जाता है। कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के बाद होता है, यानी कि जो 12 वर्ष के बाद का अवस्था होता है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। अब आइए दोस्तों इन सभी अवस्थाओं को डिटेल से पढ़ते हैं, एक एक करके अच्छे से पॉइंट समझते हैं। इन सभी पॉइंट से बहुत ही हमारा क्वेश्चन बनता है सीटेट में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको ये चारों अवस्थाओं को डिटेल जानना बहुत अनिवार्य हो जाता है। तो सबसे फर्स्ट हम शुरुआत करते हैं संवेदी पेशी अवस्था, यानी कि इंद्रिय जनित अवस्था भी इसे बोला जाता है, जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। देखिए दोस्तों सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसका, जन्म के समय शिशु बाह्य जगत, यानी कि बाहरी दुनिया। दोस्तों जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनजान रहता है, यानी कि बाहरी दुनिया के प्रति बच्चे कुछ नहीं जानता रहता है, अनजान रहता है। धीरे धीरे वह आयु के साथ, यानी कि उम्र के साथ अपनी संवेदनाएं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। यानी कि बच्चा का जब जन्म होता है तो बाह्य दुनिया के प्रति अनजान होता है, उसे कुछ नॉलेज नहीं होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी मानसिक बुद्धि और शारीरिक क्रियाओं का विकास होता है, तैसे तैसे वो बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण करता है और विकास करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करते हैं। जब संवेदी पेशी अवस्था में, जो जन्म के 2 वर्ष में बच्चे वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके और गंध के द्वारा तथा स्वाद के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है, जैसे माँ, चा, पा, ऐसे ऐसे शब्दों को बच्चे बोलने लगता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड ईयर था दोस्तों। फोर्थ नंबर तो हमारा पॉइंट है परिचित, यानी जिन्हें बच्चे जानता है, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन हो गया परिचितों में। परिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करता है, यानी कि स्माइल के साथ, हल्का स्माइल के साथ स्वागत करता है। अपरिचित यानी कि जिन्हें नहीं जानता है, जो अनजान लोग हैं, उनको देख के भय यानी कि डर प्रदर्शन करता है। देखिए दोस्तों, जो जिनको जानता है उनको मुस्कान के साथ स्वागत करता है, और जिनको नहीं जानता उनसे डर यानी कि भय प्रदर्शित करता है। अब दोस्तों इनका
निचोड़ जान लेता है हमारा सर्ववेदी पेशी अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष का होता है। इसमें बच्चे बाह्य जगत के बारे में धीरे धीरे नॉलेज इकट्ठा करते हैं। देखिए दोस्तों, इस अवस्था में बच्चे सुनकर, स्पर्श करके, देख के और गंध के द्वारा और स्वाद के द्वारा ज्ञान ग्रहण करते हैं। छोटे छोटे शब्दों को बोलते हैं, जिनको जानते हैं उनको मुस्कान के साथ स्वागत करते हैं और अपरिचित को देख के भय प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 7 वर्ष होता है, जिसे प्री ऑपरेशनल एज कहा जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं एक पॉइंट। इस अवस्था में बच्चे दूसरों के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इस बच्चे में जब अपने घर से बाहर निकलते हैं, दूसरे बच्चों के संपर्क में आते हैं, तो खिलौने के माध्यम से खेलते हैं। जैसे हम खेलते थे, पतंग उड़ाते हैं, लट्टू खेलते हैं, बहुत जैसे खेल होते हैं जो खेलते हैं और अनुकरण यानी फॉलो के माध्यम से सीखते हैं। खिलौनों की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। इसी अवस्था में बच्चे 2 से 7 वर्ष में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे खिलौनों के साथ ज्यादा खेलते हैं, इसलिए इस अवस्था को खिलौनों की आयु यानी कि खिलौनों की अवस्था भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा शिशु 2 था, या नंबर 3 था शिशु गिनती गिनना, रंगों को पहचानना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्के भारी का ज्ञान होने लगता है। इस अवस्था में बच्चों को गिनती गिनना, कलर भी पहचान लेता है और वस्तुओं को क्रम में भी रख सकता है। जैसे गिनती गिनता है 1 2 3 ऐसे बहुत क्रम कर सकता है और हल्के भारी का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट हमारा माता पिता का आज्ञा मानना। दोस्तों इस अवस्था में बच्चे माँ के आज्ञा मानने लगता है, चाहे वो डर से हो या भय से या प्यार से हो, माँ पापा का वो आज्ञा मानने लगता है। पूछने पर नाम बताता है, घर के छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है। इस अवस्था में बच्चे देखिए दोस्तों आज्ञा मानता है, पूछने पर अपना नाम बताता है और छोटे छोटे कार्यों में घर के लोगों को मदद करता है, लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता। देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस अवस्था में वो सभी छोटे छोटे कार्य करता है, लेकिन तर्क वितर्क यानी कि सोचने समझने की शक्ति उतना उसका मजबूत नहीं होता है, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जानता है। लेकिन देखिए दोस्तों इस अवस्था में बच्चे ज्यादा तर्क वितर्क नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत होता है। देखिए दोस्तों इससे प्रश्न भी बना हुआ है स्टेट में कि कब बच्चे का वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत होता है, तो इसी अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का भाव जागृत होता है। वस्तु अस्थायित्व का मतलब दोस्तों हुआ, और बच्चे कोई खिलौना से खेल रहा है तो आप उस खिलौने को वहां से हटा लेंगे तो बच्चे रोने लगता है, यानी कि वस्तु अस्थायित्व वो सामान उसके मन में बस गया है, ध्यान है उसका सामान, वो सामान वहां था। जैसे बच्चे कोई खिलौना से खेल रहा है, आप उस खिलौने को अपने हाथ से छीन लीजिएगा तब बच्चे रोने लगेगा। इसी को वस्तु अस्थायित्व का गुण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, जब बच्चे कब निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं तो वो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में ही समझते हैं। निर्जीव वस्तु जैसे बच्चे पलंग से गिर गया तो उसके मम्मी या पापा पलंग को जोर जोर से मारने लगेंगे तो बच्चे को खुशी होगा, जैसे मुझे चोट लगा है वैसे उसे भी चोट लग रहा है, वह शांत हो जाएगा। बहुत से बच्चे साइकिल से गिर जाते हैं तो उसके मम्मी पापा साइकिल पे धीरे से लगते हैं मारने, तो बच्चे के अंदर संतुष्टि होता है, मुझे चोट लगा है तो साइकिल को भी चोट लग रहा है। इसलिए निर्जीव वस्तुओं को यानी कि वो सजीव समझता है, वो समझता है जिस तरह मुझे दर्द होता है, चोट लगता है, उस तरह उसे भी चोट लगता होगा। आइए देखते हैं दोस्तों, अनुकरणशीलता पाई जाती है, बच्चे फॉलो करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। इस अवस्था में बच्चे किसी का भी फॉलो कर लेते हैं, चाहे वो मम्मी हो पापा उनको फॉलो कर करके कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा शिशु अहमवादी होता है, यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ शिशु खुद को इम्पोर्टेंट समझता है, खुद को केंद्र समझता है। वो सोचता है जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही सभी लोग सोचते हैं, मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है तो ये चीज़ें सभी लोगों को अच्छा लगता है, तथा दूसरों को कम महत्व देता है। यानी कि बच्चा खुद को केंद्र मानता है, सोचता है, खुद को इम्पोर्टेंट देता है और दूसरों को कम महत्व देता है। नेक्स्ट अवस्था हमारा स्थूल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष का होता है। इस अवस्था को आइए डिटेल्स में जानते हैं एक एक पॉइंट। सबसे फर्स्ट
पॉइंट हमारा, इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। देखिए दोस्तों, मूर्त अवस्था में बच्चों का तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। तार्किक मतलब वो जिन चीज़ों को देख सकता है, टच कर सकता है, फील कर सकता है, उनके बारे में सोच सकता है। यानी कि हमारा जब बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चों का चिंतन कौशल का विकास होता है। इस अवस्था से ही बच्चे सोचना प्रारंभ करते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में बना हुआ है, जब बच्चे कब से सोचना प्रारंभ करते हैं, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही सोचना प्रारंभ करते हैं। लेकिन बालक का चिंतन केवल मूर्त प्रत्यक्ष वस्तु तक ही सीमित रहता है। देखिए दोस्तों, बताएं बच्चे इस अवस्था में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन जो सामने जो चीजें उनके सामने है, जो जिनको वो देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हीं चीजों के बारे में तर्क करते हैं, सोचते हैं, बाकी चीजों के बारे में नहीं सोच सकते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वह अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता व असमानता बतलाना, सही गलत व उचित अनुचित में विभिन्न करना आदि सीख जाते हैं। देखिए दोस्तों, इस अवस्था में बच्चे बहुत डेवलप कर जाते हैं। वह दो वस्तुओं के बीच में तुलना कर सकते हैं। जैसे 2 रोटी दिया हुआ है, एक बच्चे को 2 रोटी, एक बच्चे को 3 रोटी, तो तुलना करने लगेंगे, अंतर बताने लगेंगे कि कितना डिफरेंट है, किसके पास ज्यादा है। समानता यानी किसके पास क्या है, किसके पास नहीं है, और समानता असमानता बताने लगेंगे। सही गलत, क्या गलत है, क्या सही है, वह भी बताना सीख जाएंगे। यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था में बच्चे बहुत डेवलप करते हैं, इसलिए माँ पापा को इस अवस्था में बच्चों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था से ही बच्चे तार्किक चिंतन प्रारंभ करते हैं और सही गलत, अंतर बताना, समानता असमानता सभी गुण प्रारंभ होता है। नेक्स्ट हमारा 3rd नंबर, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसे मूर्त चिंतन की अवस्था को भी जाना जाता है, के भी नाम से जाना जाता है, इसलिए क्योंकि इस अवस्था में बच्चे मूर्त चिंतन करते हैं, जिन चीजों को देख सकते हैं उन्हीं के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, मूर्त का मतलब हमारा होता है जिन चीजों को वो देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हीं चीजों के बारे में सोचते हैं, बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचते हैं। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बालक दिन तारीख समय महीना वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे दिन तारीख, यानी कौन सा दिन है, पिछले कौन सा दिन था, तारीख महीना समय वर्ष सभी बताने लगेंगे। यह अवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था है दोस्तों, इससे बहुत ही प्रश्न बनते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 वर्ष के बाद होता है, 11 से 15 भी कहीं कहीं लिखा रहता है। यह सबसे लास्ट अवस्था है, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशन कहते हैं। फॉर्मल दोस्तों आप याद रखिएगा, इंग्लिश में भी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को ही फॉर्मल ऑपरेशन कहते हैं। यह सबसे लास्ट अवस्था होता है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है। देखिए दोस्तों, मूर्त उसे कहा जाता है जिसे बच्चे देख सके, अभी बताएं दोस्तों, लेकिन एक बार और समझ लीजिए, देख सके, छू सके, वह मूर्त हो गया। अमूर्त हमारा हो गया जिन्हें बच्चे नहीं देख सके, नहीं देख सके, नहीं देख सके, ना छू सके, ना छू सके। शॉर्टकट में आप इसे भी बोल सकते हैं, जो बच्चों के नजरों के सामने। देखिए दोस्तों, मूर्त वस्तु वही हो गया जो बच्चों के नजरों के सामने है, अमूर्त हो गया जो बच्चों के नजरों के सामने नहीं है। तो औपचारिक और संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के सामने जो चीजें हैं उनके बारे में भी सोच लेते हैं, और जो चीजें नहीं है उनके बारे में भी सोचना प्रारंभ करते हैं। इस अवस्था में बच्चे का बहुत डेवलप हो सकता है। देखिए दोस्तों, जो चीजें उनके पास है उनके बारे में भी सोचते हैं, जो चीजें नहीं है, जिन्हें वो टच फील नहीं कर सकते हैं, यानी कि अमूर्त चिंतन को वैज्ञानिक चिंतन भी कहा गया है। दोस्तों, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, अमूर्त चिंतन को ही वैज्ञानिक चिंतन कहा गया है। तो उनके बारे में भी करने योग्य हो जाते हैं, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था को के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, ये रिपीट हुआ है क्या, एक बार देख लें हम।
नहीं दोस्तों, रिपीट नहीं हुआ है। जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था था उसे अतार्किक चिंतन था। अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। ऐसे तार्किक चिंतन, देखिए दोस्तों एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी पॉइंट सीटी में पूछ सकता है। जो अतार्किक चिंतन है उसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में उसे कहा जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को अतार्किक चिंतन भी के नाम से भी जाना जाता है। जो मूर्त संक्रियात्मक है इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। जो औपचारिक है इसे तार्किक चिंतन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इस अवस्था में मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। जो बच्चे मानसिक विकास हमारा पूर्ण तरह से हो जाता है, वो बच्चे अब सोचने समझने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो खुद का अपना सही गलत का निर्णय कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, इस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। परिकल्पनात्मक चिंतन कब आता है बच्चों में? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये परिकल्पनात्मक मतलब आपको बताते हैं। इसमें देखिए दोस्तों एक सीधा तरीका को हो गया, और उसमें जैसे बच्चे इसको विद्यालय जा रहा है तो वो विद्यालय से आने का रास्ता भी जान गया। जो मतलब एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन सही और गलत दोनों सोच सकता है। उसे तर्क वितर्क करने का समझ विकसित हो जाता है, वो कल्पना कर सकता है। वैज्ञानिक चिंतन डेवलप हो चुका है, वो एक बार जो समझ लिया उसके बारे में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों समझ सकता है। इसे ही परिकल्पनात्मक चिंतन कहा जाता है। आइए दोस्तों जीन पियाजे से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं, ताकि आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, आप सभी प्रश्न का उत्तर देखिए दोस्तों। सबसे फर्स्ट हमारा प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? देखिए दोस्तों पियाजे के सिद्धांत को एक तो नाम संज्ञानात्मक विकास हो गया, एक का नाम और पूछ रहा है तो एक का नाम होता है विकास अवस्था सिद्धांत, इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा, पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन को किस भाग का विशेष योगदान होता है? यानी कि बच्चे पियाजे के अनुसार व्यक्ति का विकास होता है तो उसमें सबसे ज्यादा जीवन का किस भाग होता है? तो सबसे ज्यादा बचपन में बच्चे का विकास होता है तो उसका बचपन का भाग होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः किन बातों को महत्वपूर्ण नाम माना जाता है? यानी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है उनमें किन बातों को महत्वपूर्ण नाम माना जाता है? तो संगठन और अनुकूलन, यानी कि बच्चे ग्रुप में और फॉलो करके ज्यादा सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं, उन्हें आप जबरदस्ती नहीं सिखा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? देखिए दोस्तों अभी पढ़े, आप बताने की कोशिश कीजिए। तो तार्किक चिंतन हमारा था औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि औपचारिक अवस्था भी बोल सकते हैं, इसमें ही था अमूर्त चिंतन आता है। तो अब जो भी आपका नाम याद हो सकता है आप याद रख सकते हैं। औपचारिक मतलब अवस्था में ही अमूर्त चिंतन आता है, इसलिए अमूर्त चिंतन आयत किया गया है। तो आपको औपचारिक हो या अमूर्त जो भी चाहे याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। इस किस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख जाता है? यानी किस नियम के साथ बच्चे अनुकूलन करने के लिए नियमों को सीख जाते हैं? पर्यावरण के साथ है, इन्वायरमेंट। बच्चों को जिस प्रकार का इन्वायरमेंट मिलता है वैसे अनुकूलन करता है। उसे चोरों का इन्वायरमेंट मिल जाए, यानी कि उसका दोस्त ये आसपास के सब लोग चोर हैं तो ज्यादातर बच्चे का उम्मीद है वो भी चोर बनेगा। अगर शिक्षित माहौल में रहेगा तो ज्यादातर बच्चे का उम्मीद है वो भी शिक्षित हो जाएगा। यानी जैसे बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, अनुकूलन के माध्यम से सीखते हैं, इसलिए जो समझदार माता पिता होते हैं वो बच्चों को साफ सुथरा और शिक्षित अनुकूलन देते हैं ताकि बच्चे उसमें अनुकरण के माध्यम से सही चीजें सीखे। इसलिए पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट को महत्व दिया गया है। समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? देखिए दोस्तों समस्या समाधान का क्षमता का विकास अमूर्त चिंतन में होता है, यानी सबसे लास्ट हमारा हो गया फॉर्मल अवस्था में, जो 11 से 15 या 12 वर्ष के बाद भी बोला जाता है, उस अवस्था में होता है। जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था दोस्तों? बताइए। जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1869 को जीन पियाजे का जन्म हुआ था दोस्तों। जीन पियाजे के बारे में एक बात कहा जाता है, जीन पियाजे से पहले जब जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं आया था उस अवस्था से पहले बच्चों जो टीचर थे वो बच्चों को कोरा स्लेट यानी खाली
बूढ़ मानते थे, वो सोचते थे आप मुझे बच्चे दे दीजिए, मैं कैसा भी उनको बना देंगे, उनको डॉक्टर मैंने कहा डॉक्टर या जो मन करे वो उनको बना सकते थे। वो समझते थे टीचर शिक्षक ही मेन होता है, शिक्षक जैसे चाहे बच्चों को वैसे बना सकता है। लेकिन जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत इसका विपरीत था। उनके अनुरूप बच्चे की खुद का क्षमता होता है, खुद विकास करते हैं, इसलिए उनको मौका देना चाहिए। वो उनको बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, जैसे जैसे उनका उम्र बनता है वैसे वैसे उनका विकास होता है। वो खुद भी डिसाइड कर सकते हैं उनको क्या बनना है, उनके अंदर खुद भी एबिलिटी होता है। पहले संज्ञानात्मक विकास से पहले बच्चों को एबिलिटी को नहीं मतलब नज़रअंदाज किया जाता था। जीन पियाजे के बाद बच्चों को महत्व दिया जाता है, इसलिए उन्होंने जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा पे बहुत अधिक बल दिया है, जिसमें बालक मुख्य होता है, उसके अनुरूप पाठ्यक्रम और पाठचर्या होता है। आज की शिक्षा हमारा बाल केंद्रित है। पहले बच्चों को मार के पीट के जैसे भी बच्चा है वैसे पढ़ाते थे, लेकिन जीन पियाजे ने इन सबको नज़रअंदाज किया, बोला नहीं बच्चे मुख्य होते हैं। नेक्स्ट हमारा पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति से सीखने को बल देता है। यानी पियाजे के सिद्धांत बच्चों को किस पद्धति से सीखने को बल दिया जाता है, तो खोज पद्धति। यानी कि बच्चे होते हैं वो तार्किक चिंतन करते हैं, खोजते हैं, वैज्ञानिक चिंतन रखते हैं। जितना ही बच्चे एक्सपोर्ट करेंगे बाहर दुनिया में, जितना ही इन्वॉल्व मिलेगा, जितना ही वो सर्च करेंगे, उनके अंदर खोज क्वेश्चन आएगा, प्रश्न उठेगा, उतना ही उनका विकास होगा। जीन पियाजे की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या था। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखिएगा। उनका बाल विकास पे किया गया कार्य, यानी कि जीन पियाजे का सबसे प्रसिद्धि का कार्य है उनके बाल विकास पे किया गया कार्य। बालकों के बारे में उन्होंने रिसर्च किया, उनके बारे में नए नए जो बच्चे जो पहले उनके साथ अन्याय होता था उनके बारे में न्याय किया। उन्होंने बताया बच्चे सीख सकते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होता है, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बाल विकास पे ही किए गए कार्य में मिला। जीन पियाजे ने किस उम्र के बच्चों का अवलोकन और साक्षात्कार किया था। देखिए दोस्तों, तो 4 से 12 वर्ष के बच्चों के ही उन्होंने अवलोकन और साक्षात्कार किया था। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है बताइए दोस्तों। तो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है। सबसे फर्स्ट अवस्था होता है संवेदी। सबसे फर्स्ट हमारा संवेदी हो गया, जो जन्म से 2 वर्ष होता है, जन्म से 2। नेक्स्ट हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों आप शब्द पे ध्यान दीजिए, राइटिंग उतना सही नहीं है। पूर्व संक्रिया 2 से 7 वर्ष होता है। उसके बाद थर्ड होता है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रिया, राइटिंग क्या ही बैठ रहा है दोस्तों, आप इस पे लिखने पे मत चाहिए, बात सुनिए ध्यान से सब हम क्या बोल रहे हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होता है। सबसे लास्ट हमारा फोर्थ है औपचारिक। इसे अमूर्त भी बोला जाता है दोस्तों, फॉर्मल एज को। औपचारिक जो 11 से 15 होता है। संवेदी होता है, इसे बच्चों को खिलौना आयु भी बोला जाता है। पूर्व संक्रियात्मक इसे अतार्किक चिंतन के भी नाम से जाना जाता है। मूर्त चिंतन को किस नाम से जाना जाता है, मूर्त चिंतन को मूर्त अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। औपचारिक को तार्किक चिंतन के नाम से भी जाना जाता है, इसे फॉर्मल एज कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसका इंग्लिश में बोला था सेंसरी मोटर एज, इसको पूर्व कॉन्क्रीट, प्री कॉन्क्रीट, इसको कॉन्क्रीट एज, इसको फॉर्मल एज कहा जाता है। तो आप सभी बातों को एक छोटा छोटा पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जीन पियाजे कौन थे। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे। दोस्तों एक बार और बता देते हैं, मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है जो मानव लोगों को मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करे, उसे ही मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जो आज हम इस वीडियो में पढ़े हैं। संज्ञानात्मक विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। तो चलो अभी दोस्तों बताई हैं आपको यहाँ पे। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। संवेदी पेशीय अवस्था यानी सेंसरी मोटर, पूर्व सक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल एज 2 से 7 वर्ष, यहाँ थर्ड होगा उलट फेर हो गया दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इंग्लिश इसका ये होगा।
अमूर्त संक्रियात्मक यानी फॉर्मल ऑपरेशन 11 से 15। दोस्तों इसलिए हम बोलते हैं आप शब्द के साथ साथ वीडियो देखिए, ताकि आपको जो वीडियो में मिस्टेक हुआ हो उसको हम सही से बता देंगे। आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। होप करते हैं जो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए आज के लिए। और नेक्स्ट दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो इस चैनल पे मिलेगा, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम सीटेट से रिलेटेड जितना भी टॉपिक होता है उन सभी टॉपिक को एक एक लेके इस चैनल पे लेके आएंगे वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।